नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर किंजल शाह। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज आप सबके साथ में कैंसर अवेयरनेस के बारे में कुछ बात करने आई हूँ। अक्टूबर हर साल एक ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है और इस बार हमारे इनिशिएटिव से हम जानेंगे पेशेंट की स्टोरी, सर्वाइवर्स की स्टोरी उनके मुख से। मैं आशा करती हूँ कि ये स्टोरी में से आप सभी को कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिलेगा या कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त होगी, जिससे हम सब मिलके ये कैंसर के साथ में अच्छे से लड़ पाएंगे। तो आज अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए मेरे साथ है निकिता जी। आई वेलकम यू निकिता जी। थैंक यू। निकिता जी, आपके बारे में कुछ बताइए। आप क्या करती है और आप कितने साल की है? मेरी अभी मैं 31 ईयर की हूँ और मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड है, मेरी बेटी है एक और मेरी सास है, हम 4 हैं। ओके। आपको कैंसर कैसे पता चला? मतलब ब्रेस्ट कैंसर जब डिटेक्ट हुआ तो कब पता चला? आप कितने उम्र की थी जब आपको ये कैंसर डिटेक्ट हुआ? मेरी उम्र तब अभी 1 साल ही हुआ है, मुझे पता चला जब मेरी ये ट्रीटमेंट का, तो मुझे 2022 में पता चला कि मुझे ट्यूमर है। तो मैं नॉर्मली गायनेक के पास गई थी बताने के लिए, तो उन्होंने बोला कि आपको सिंपल गांठ है। तो मैंने बोला कैंसर तो ऐसा कुछ नहीं है ना, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको आप रिलैक्स रहिए, आपको कैंसर नहीं है। मैंने बोला ठीक है। उन्होंने मुझे दवाई दी, उन्होंने बोला कि ट्यूमर आपका पिघल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने 3 महीने तक तो रेगुलर दवाइयाँ ली। फिर उन्होंने मुझे बोला भी था बाद में कि 3 महीने तक तुझे ये पिघले नहीं तो तू सर्जरी करवा के वो निकलवा देना कहीं भी डॉक्टर के पास। मैंने बोला ठीक है, मैं निकलवा दूंगी। फिर मुझे 9 महीने बाद सितंबर 2023 में मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ पे ट्यूमर में दर्द हो रहा था। तो मैं कोई भी काम करती तो नॉर्मली जैसे मैं बैठी हूँ तो मुझे ऐसे थोड़ा सा ऐसे वाइब्रेट हो अंदर, जैसे दर्द हो फिर अचानक बंद हो जाए। इतना भी मुझे पेन नहीं था पर नॉर्मल पेन था। तो फिर मैंने घर में बात की, तो हमारे वहाँ हॉस्पिटल है, मैंने वहाँ पे गई, मैंने सोनोग्राफी वहाँ पे करवाई। तो डॉक्टर ने बोला कि आपके कोई फैमिली में से किसी को कौन आए हो उनको अंदर बुलाओ। और मेरा भाई डॉक्टर है, तो फिर मैंने उनसे ही बात करवा दी। तो फिर उन्होंने जो बात की वो उन्होंने मुझे नहीं बताई। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। आपको समझ में आ गया? हाँ, मैंने बोला कुछ तो है यहाँ पे। पर फैमिली वाले बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला आप मेमोग्राफी करवाओ। फिर मैंने मेमोग्राफी भी करवाई, तो सारे रिपोर्ट में सब फैमिली वाले बोले सस्पेक्टेड है, अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मुझे बस यही सब फैमिली वाले बोलते थे। फिर मेरा भाई है, उसका जो फ्रेंड है उनके, वो सर्जन है, तो वो उनसे मुझे मिलने ले गए, मेरे रिपोर्ट लेके गए वहाँ पे। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने डायरेक्टली मेरा चेकअप किया, जो जहाँ पे मेरा ट्यूमर था वहाँ पे। फिर मैं उनके सामने बैठी और उन्होंने डायरेक्टली, वो कैंसर सर्जन नहीं थे, सर्जन थे नॉर्मल। तो उन्होंने बोला कि आपको ना कैंसर है। तो मेरे भाई के सामने फिर मेरे हस्बैंड भी थे मेरे साथ, तो तब तो एकदम से आपको जैसे तब मैं एकदम से थोड़ी सुन के आई थिंक आई कैन अंडरस्टैंड अभी आपको इतना दर्द हो रहा है, यस तो उस टाइम पे आपके ऊपर क्या गुजरी होगी ये जान के। बट आई थिंक अंदर से शायद आपको पता था कि कुछ गड़बड़ है, हाँ, कुछ वो दाल मुझे में पता काला था है। कि कुछ तो था। तो फिर मैं तो मेंटली स्ट्रांग हो गई कुछ, क्योंकि मेरी 6 साल की बेटी थी। तो मैंने बोला अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका क्या होगा। फिर मैंने बोला कि चलो कुछ भी होगा कर लूंगी, मैं जो भी होगा मैं देख लूंगी। फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप ऑन्को सर्जन से मिलिए। फिर मैं ऑन्को सर्जन से मिली। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप पहले कीमो लोगे या फिर आप ऑपरेशन करवाओगे। मैंने बोला आपको जो ठीक लगे आप वो करो, मुझे इसमें नहीं कुछ आइडिया है इतना सारा। फिर मैंने मेरे भाई से बात की, तो उसने बोला ऐसा करो आप पहले सर्जरी कर दो। सर्जरी की। फिर उसके 2 महीने मुझे रिकवरी में आने में लगे सर्जरी में। अच्छा, तो जैसे कि निकिता जी हमको बताई कि उनको एक 9 महीने पहले या 10 महीने पहले से एक गठान जैसा हाँ उनके ब्रेस्ट में समझ में आ रहा था कि कुछ तो है वहाँ पे। बट जैसे हम लेडीज और बहुत सारी
एक्चुअली उनका एज ही शायद ऐसा था कि कोई भी नहीं सोच रहा होगा कि ये एज पे कैंसर होगा। कि यूजुअली कैंसर्स हम 50 इयर्स या 60 इयर्स के बाद में देखते हैं, और वो जस्ट 30 इयर्स की थी जब उनको ऐसा सिंपल सा गठान जैसा महसूस हुआ। शुरुआत में उसमें पेन कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, 9 छोटा महीने तक सा। मुझे कुछ नहीं था। हाँ। डॉक्टर ने भी बोला था कि सिंपल ही है, आपको कुछ ज्यादा, आपको जो सिंपल ट्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। और 9 महीने में मुझे वो दर्द होने लगा ना, तब मैंने बीच बताया। में भी वो कम नहीं हुआ साइज? दवाई साइज लेने वही के की बाद हाँ, नहीं साइज तो नहीं, कुछ नहीं कम नहीं हुई थी। तो तब मुझे एक सर्जन ने भी मुझे बताया था, तो उन्होंने बोला कि आप किस ट्यूमर की साइज कभी कम होती नहीं है, वो उतनी की उतनी रहती है या फिर बढ़ती है, या फिर आपको वो ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, पर वो कभी भी पिघलने की उसकी कोई दवाई आती नहीं है। सो बहुत सही पता है उन्होंने कि सबसे पहले इतने कम उम्र में अगर कहीं पे भी ब्रेस्ट में गठान दिखती है तो हर एक, ना कि सिर्फ हमारा, हर एक डॉक्टर का रिएक्शन भी ये होता है, हम भी उतना एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये उम्र में कैंसर आएगा। इसीलिए आपके गायनेकोलॉजिस्ट ने आपको बोला कि भाई सिंपल गठान सी रहेगी। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो हम मेंस्ट्रुअल एज ग्रुप बोलते हैं, जो कि 15 इयर्स से लेके 45 इयर्स का फीमेल मेंस्ट्रुअल पीरियड चलता है, उस टाइम में ऐसी गठान आना बहुत ही कॉमन है, जिसको हमारी भाषा में फाइब्रो एडिनोमा करके बोलते हैं। वो बहुत छोटी गठान है, आपके पीरियड्स के टाइम पे वो गठान आ सकती है, पीरियड्स के बाद में 4-5 दिन में वो गठान धीरे धीरे कम हो जाती है। ये एज ग्रुप में जो स्पेसिफिकली मदर्स रहते हैं, न्यू मदर्स रहते हैं, सो आपका बच्चे का जन्म होने से 1 साल के बीच में जब अपन ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं बच्चे को, तो उस टाइम पे भी थोड़ी थोड़ी गठान आना कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं गैलेक्टोसिल, मतलब छाती में दूध भर जाना, कभी कभी वहां पे इन्फेक्शन हो जाना। तो ये सारी चीजें हैं जो ये उम्र में बहुत कॉमन रहती है, और इसी की वजह से कोई भी गठान है तो उसका पहला डायग्नोसिस कोई भी डॉक्टर कैंसर नहीं बोलता है, जो आपके किस्से में भी हुआ। बट यहाँ पे रेड फ्लैग साइन ये भी है कि कोई भी गठान है और अगर वो 2-3 महीने में कम नहीं हो रही है तो फिर वो गठान सिंपल गठान नहीं होती है। और अभी अभी, ना कि हमारे देश में, पूरे दुनिया में पूरे कैंसर्स एंड स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर यंग फीमेल्स में ज्यादा हो रहा है। अगर आज से 20-25 साल पहले की बात देखें तो ब्रेस्ट कैंसर हम 60 साल के बाद में ही सुनते हैं, उसके पहले हमने बहुत कम ब्रेस्ट कैंसर सुने हैं। और यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर होने का वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन इज जेनेटिक फैक्टर्स। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री है कि आपके मदर फादर, उनके साइड में कोई 2-3 रिलेटिव्स को ब्रेस्ट या फिर ओवरी, जिसको हम अंडाशय बोलते हैं, या फिर प्रोस्टेट कैंसर, ऐसी अगर 3-4 डिफरेंट कैंसर्स की हिस्ट्री है, अगर ऐसे आनुवंशिक परंपरागत जो कैंसर्स बोलते हैं, तो उन लोगों में जल्दी एज में, मतलब कि 25 से 40 साल की बीच की उम्र में ब्रेस्ट कैंसर आने का चांसेस कॉमन होता है। बट जैसे निकिता जी के केस में है, उनको फैमिली हिस्ट्री कुछ भी नहीं थे, उनके फैमिली में किसी को भी कैंसर नहीं था। तो दिस इज वेरी अनयूजुअल, बट रेड फ्लैग ये ही है कि ये किससे बढ़ रहे हैं। और स्पेसिफिक मैसेज हमारे साइड से हम देंगे कि कोई भी गठान है, गठान से डरिए मत। पहले तो सबसे पहले अपने सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। तो ये निकिता जी ने बहुत अच्छा काम किया था कि जब उनको पहली बार गठान महसूस हुई, वो पेन नहीं हो रहा था, फिर भी वो डॉक्टर के पास में गई कि अभी इसका क्या करना है। कुछ दवाइयाँ ली, उन्होंने दवाइयाँ चेक की और उन्होंने वो गठान पे वॉच रखा। वो गठान छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, पेन हो रहा है, तो इससे वो गठान को, कैंसर की गठान है, वो डिटेक्ट करने में बहुत सहायता मिली और मे बी बहुत जल्दी के स्टेज में आपका कैंसर डायग्नोस हो गया होगा। तो गठान इग्नोर मत करिए। हर एक गठान कैंसर गठान नहीं होती है। 90% गठान नॉन कैंसरस होती है, बट 10% गठान कैंसर भी हो सकती है। तो कभी भी कोई गठान है, सबसे पहले तो डरिए मत कि डॉक्टर के पास जाऊंगी और कुछ निकलेगा तो वो अच्छी बात है कि इनिशियल स्टेज में पकड़ में आ जाएगा। तो हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर कोई गठान 2 महीने में, 3 महीने में कम नहीं हो रही है, या फिर उसकी साइज बढ़ रही है, या फिर उसके साथ में दूसरे सिम्टम्स आ रहे हैं, पेन हो रहा है, वहां पे रेडनेस आ रहा है, तो तुरंत ही 1 महीने में भी ऐसा हो रहा है तो जाके डॉक्टर को दिखाइए और एटलीस्ट ब्रेस्ट कैंसर की जांच करवाइए। स्पेसिफिकली अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी जांच हमेशा कराइए। तो जैसे कि उन्होंने बोला, उनके फैमिली में
उनके हस्बैंड है और उनके भाई डॉक्टर है जिन्होंने उनको हेल्प की कि ट्रीटमेंट डिसीजन हमको कैसे लेना है। कैसे लेना है। आपके मम्मी पापा का, आपके सासू माँ का और थोड़े एक्सटेंडेड फैमिली को आपने कब बताया और उनका रिएक्शन क्या था? जैसे मेरे मम्मी पापा को तो सबको पहले से ही पता था, उन्होंने मुझे बाद में बताया था। पर मेरे ससुराल में सब जगह हमने बात, मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करके बोला कि निकिता को ऐसा हुआ है, तो तब सब शॉक हो गए कि ऐसा क्यों, ऐसे इससे क्यों हो गया ना, ऐसा वैसा, सब ऐसे सवाल कर रहे थे। फिर सबने मुझे हिम्मत ही दी, किसी ने मुझे ऐसे नेगेटिव कहीं से भी वाइब नहीं आई मेरे पास कि तू ऐसा होगा वैसा होगा, किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। सबने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया फैमिली में से। करेक्ट। और सबको हमने बता ही दिया था कि मुझे ये हुआ है। सो 10-15 दिन तक जैसे आप बोल रहे थे, आपके भाई वगैरह आपको कुछ बता नहीं रहे थे, सब बोल रहे थे कि कुछ नहीं है कुछ नहीं है। आपके मन में क्या चल रहा था एग्जैक्टली कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, और आप कंफर्टेबल थे कि नहीं आपको जानना ही था कि भाई क्या है? घर में किसी ने मुझे बताया नहीं था ना, तो मेरी आदत कैसी है कि मैं ना ज्यादातर फोन में ना मेरे रिपोर्ट्स आते थे तो मैं सर्च करके देख लेती थी। गूगल करते थे? गूगल में सर्च कर लेती थी और फिर देख लेती थी कि ये क्या है क्या है। तो थोड़ा थोड़ा मुझे उसमें पता चला कि मुझे ये तो बायोप्सी करवाई तो ये सब तो कैंसर होगा, तो मुझे ऐसा करवाया था। फिर मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे सर्च करती थी तो मुझे पता चला। तो मुझे तो फिर जब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आपको कैंसर है, तब मैं थोड़ी नर्वस हो गई थी। फिर मेरे भाई को देखा, फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने बोला था ना मुझे कैंसर है, आप लोगों ने क्यों मुझे नहीं बताया? करेक्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो मैं हमेशा बोलती हूँ हर एक रिलेटिव से कि हर एक पेशेंट को खुद को क्या बीमारी है वो जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उनको नहीं बता रहे कि उनके बॉडी के साथ में क्या हो रहा है, वो अपने बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो उससे फाइट करने के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते हैं। तो आई थिंक जब आपको पता चला होगा, आपको दुख जरूर हुआ होगा बट आपके मन को एक शांति मिल गई होगी, वो गूगलिंग बंद हो गया होगा कि भाई मुझे पता है कि मुझे कैंसर है। वो गूगल सिम्टम्स, वो गूगल इज वर्स देन अ डॉक्टर। तो गूगल जाके आपको ऐसी ऐसी बीमारियां बताता है कि शायद हमने हमारी मेडिकल ऑन्कोलॉजी में भी इतनी नहीं पढ़ी होगी। तो वो मतलब कैसे भी करो, आप कितना भी छुपाओ, आप उनको नहीं भी बोलो तो भी मेरी प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पेशेंट को पता चल ही जाता है कि उसको कुछ कैंसर जैसा बीमारी है। इट इज जस्ट कि वो आपके मुंह से या डॉक्टर से मुंह से वो कंफर्मेशन सुनना चाहता है, वो आपको बोलता नहीं है कि मुझे पता है। पर उनको पता रहता है। तो उससे अच्छा ये है कि आप उनको पता दीजिए, आप उनको बोलिए ठीक है, अगर बैड न्यूज है साथ मिलके एक दूसरे के सपोर्ट के साथ में 1-2 दिन में 1-2 हफ्ते में टाइम से हम उससे रिकवर हो सकते हैं। एंड एज अ फैमिली जब हम सब साथ में रहते हैं तो हम उससे ज्यादा अच्छे से फाइट कर सकते हैं। एंड स्पेसिफिकली जब पेशेंट अपनी ट्रीटमेंट में खुद योगदान देता है, खुद डिसीजंस बनाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, तो दैट इज पेशेंट्स फर्स्ट राइट। और उससे पहला भी राइट यही है कि पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है, कैंसर क्या है, कौन से स्टेज का है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, कितना सर्वाइवल चांसेस है। ठीक है, तो हर एक को मैं हमेशा फिर से बोलूंगी, कभी भी किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है प्लीज उनको कैसे भी करके बताइए कि आपको ये बीमारी है। ठीक है। आप जैसे बोले आपको ऑपरेशन हो गया, तो आपको कौन से स्टेज में कैंसर डिटेक्ट हुआ? वो मैंने डॉक्टर से पूछा था। जब मैं डॉक्टर से, जो मेरा फर्स्ट टाइम मीटिंग हुआ था जो उनको सर्जन से, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने बोला कि सर मुझे कौन से स्टेज का कैंसर है तो मुझे पता तो चले। तो डॉक्टर ने बोला कि आपका फर्स्ट स्टेज खत्म हो गया है और आपकी सेकंड स्टेज की शुरुआत हुई है अभी, ऐसा मुझे बोला था। करेक्ट। सो जैसे आप देख सकते हैं कि उनको फर्स्ट स्टेज खत्म होके सेकेंड स्टेज में शुरू हो गया था और उनका जो हिस्ट्री है वो 9 महीने का हिस्ट्री है। तो जब कैंसर हम बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास जो 3rd एंड 4th स्टेज में है और फिर हमको बोलते हैं हमको कोई सिम्टम्स ही नहीं था। ऐसा कभी भी नहीं होता है, सिम्टम्स हमेशा रहता है। स्पेसिफिकली फॉर ब्रेस्ट कैंसर हमेशा अपने सिम्टम्स दिखाता है, वो पहले स्टेज से ही अपने सिम्टम्स दिखाता है। इट इज जस्ट दैट हम फीमेल्स, स्पेसिफिकली हमारे सोसाइटी में फीमेल्स का रोल ऐसा है कि वो सबकी चिंता करेगी, खुद की चिंता नहीं करेगी। मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे हस्बैंड का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे सास ससुर का ख्याल कौन रखेगा, वो सब चिंता में खुद की ख्याल नहीं रखती है। ठीक है, परंतु हमेशा कैंसर फर्स्ट सेकेंड स्टेज में आपको टाइम देता है। जैसे वो बोले
कि 9 महीने पहले से उनको गठान थी, शायद उस टाइम पे आपका कैंसर फर्स्ट स्टेज में ही होगा, ओवर द पीरियड ऑफ 9 मंथ्स वो फर्स्ट स्टेज निकल के सेकेंड स्टेज के स्टार्टिंग में पहुंचा था, ठीक है। बट फिर भी 9 महीना कैंसर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर फोर्थ स्टेज में आता है तो हम जैसे बोलते हैं 1-2 साल से ज्यादा उसका सर्वाइवल नहीं रहता है। तो कैंसर हमेशा आपको टाइम देता है, कैंसर हमेशा आपको सिम्टम्स देता है। आपको जागरूक होके अपने कैंसर सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करके सही डॉक्टर के पास में जाके सही जांच करवा के उसकी ट्रीटमेंट करना जरूरी रहता है। तो ऑपरेशन के बाद में फिर आपको कुछ कीमोथेरापी वगैरह एडवाइस किया हाँ, था? मुझे फिर 2 महीने बाद मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको कीमो के डॉक्टर से मुझे मिलने भेजा था, तब उन्होंने मुझे 8 कीमो सजेस्ट किया था। ओके। कीमोथेरापी कितने ड्यूरेशंस पे ले रहे थे आप? 21 डेज। 21 डेज पे कीमो ले रहे थे। कीमो के टाइम पे आपको क्या क्या साइड इफेक्ट्स आए? कीमो में तो जब मेरा फर्स्ट कीमो था तो मुझे तो पहले से डर लग रहा था कि कीमो क्या है, सब क्योंकि सब बोलते थे कीमो में ऐसा होता है, कीमो में ऐसा होता है। और मैं ना, मेरी जो आदत है गूगल में सर्च करने की थोड़ी, तो मैं कीमो के लिए भी वहां पे देखती थी। सर वो कैंसर का तो पता चल कि आप कीमो में क्या होता है क्या होता है, फिर मैंने सर्च किया तो भी मुझे डर था कि क्या होगा। पर कीमो लिया, 10 दिन मुझे थोड़ी प्रॉब्लम, 10-15 दिन बहुत प्रॉब्लम होती थी, वॉमिटिंग होती थी, लूज मोशन हो जाता था। और मुझे क्या है, देखने में प्रॉब्लम होती थी। मैं ऐसे दीवार पकड़ पकड़ कर मुझे चलना पड़ता था, मैं ऐसे डायरेक्टली नहीं चल पाती थी। ओके। और खाना भी मैं नहीं खा पाती थी, जैसे तीखा मसाला वाला हो वो खाना मैं नहीं खाती थी। नॉर्मल सिंपल सा खाना, पर जैसे जितना मैं पहले खाती थी उतना मैं उस टाइम नहीं खा पाती थी। जैसे मैं 2 नॉर्मल रोटी खाऊं तो अभी उस टाइम मैं आधी रोटी खाऊं तो भी मेरा पेट भर जाता था। मेरा खाना भी उस टाइम कम हो गया था। तो जैसे आप बोल रहे हैं आप गूगल करना पड़ा कीमो क्या होता है कैसा होता है, जस्ट बताइए कीमो के दिन आपको क्या प्रोसेस होती है, मतलब आप कीमोथेरापी लेने जाते हो? हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये दुविधा है कीमो क्या बड़ी चीज हाँ। है, क्या ही करते होगे, कितना बड़ा ही चीजें करते होगे, तो उनके मुंह से ये सुनते हैं कि एग्जैक्टली कीमोथेरापी हम कैसे देते हैं। कीमो में कुछ भी ऐसा, इससे लोग डराते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम नॉर्मल जाते हैं, जो भी हमारी जो दवाइयाँ होती है वो हमें यहाँ से नस से चढ़ा देते हैं, या फिर आपने कीमो पोट यहाँ पे लगाया तो वो लोग कीमो पोट से आपको चढ़ा देते हैं, वो भी जो भी आपकी तो दवाई है कीमो, वो। करेक्ट, जैसे आप बोले कीमोथेरापी कुछ भी नहीं रहती है, वो सिंपल मेडिसिन रहती है हाँ। जो हम ग्लूकोज के सलाइन में या फिर नॉर्मल सलाइन में डाल के नस से चढ़ाते। जैसे आपको बहुत वीकनेस आया, आप जाके एक ग्लूकोज का सलाइन लगा दिए, हाँ, इट इज द बस। सेम वे वी गिव कीमोथेरापी। उस टाइम पे आपको हाथ में पैर में कहीं पेन्स कुछ हो रहे थे कीमोथेरापी के टाइम पे, ड्यूरिंग ऑन द डे नहीं, ऑफ मुझे कीमोथेरापी? स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर लास्ट जो मेरे 3-4 कीमो थे, तो क्योंकि इस साइड तो मेरा सर्जरी हुआ था तो मेरे ये हाथ में उन्होंने कीमो लगाने का मना किया था कि ये हाथ में आप नहीं लगा सकते। ये एक ही हाथ से मुझे सारे कीमो लग रहे थे, तो मेरी नस नहीं मिलती थी उस टाइम पे, तो तब मुझे बहुत प्रॉब्लम पड़ती थी। करेक्ट। बट उसके अलावा जब कीमो वो नस से जाता है नहीं तब नहीं, हाथ उसमें में कुछ प्रॉब्लम नहीं, खाली बस मुझे जब कीमो मुझे चढ़ता था ना, तब मुझे पता नहीं वॉमिटिंग बहुत चालू हो जाती थी, बस। तो और कुछ पता ही नहीं चलता। कीमो इज वेरी सेफ, उसमें कुछ बड़ी बात नहीं होती। कीमो लेने के टाइम पे कुछ गर्मी लग जाती है, ये हो जाता है रिएक्शन, ये सब नहीं होता नहीं है। होता है। और जैसे वो बोली कि वॉमिटिंग्स होती है, तो कीमोथेरापी की मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट होती है नोजिया एंड वॉमिटिंग। यूजुअली आपके डॉक्टर आपको कीमोथेरापी से वॉमिटिंग्स नहीं होने के लिए भी पहले इंजेक्शंस देते हैं, उसके बाद घर पे लेने के लिए मेडिसिन देते हैं। बट हर एक का बॉडी अलग से रिएक्ट करते हैं, तो कभी भी ऐसे वॉमिटिंग्स भी हो रही है, आप एक्स्ट्रा मेडिसिन भी यूज कर सकते हैं आपके डॉक्टर के सलाह से। बट इट इज अ वेरी सेफ मेडिकेशन। जैसे हमारे प्रैक्टिस में हम देखते हैं, इट्स अ डे केयर प्रोसीजर। आई थिंक आपको सुबह में आते हैं, हाँ, कीमो लेते हैं, 3-4 घंटे का जो भी कीमो रहता है, उसके बाद में आप घर चले जाते हैं और बाकी सब रूटीन नॉर्मल रहता है। बाकी जो साइड इफेक्ट्स बोले, कभी कभी भूख कम लगना, टेस्ट नहीं आना, ज्यादा तीखा तला हुआ मसाले वाला नहीं खा पाना, वो भी कीमो के साइड इफेक्ट्स रहते हैं, परंतु इट्स अ टेम्पररी साइड इफेक्ट। आफ्टर 2 वीक्स आपको धीरे धीरे वो साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। वो सब वेरी टेम्पररी है। जब आपका प्रोसेस खत्म हो जाता है, आप फिर से नॉर्मल होके यू कैन हैव योर नॉर्मल लाइफ ऑल्सो। सो हर एक फीमेल के लिए, जैसे अपन बोलते हैं कि द ब्यूटिफिकेशन ऑफ द फीमेल इज द हेयर, तो
ऑब्वियसली कीमो के टाइम पे बाल झड़े होंगे, तो उसके लिए आप क्या सोच रहे थे, कैसे अपने मेंटली प्रिपेयर्ड किया था? मैंने तो सोचा था कोई बात नहीं, जो भी होगा देख लेंगे। पर मेरा जब फर्स्ट कीमो मुझे लगा तो फिर 10-15 दिन हुए ना, तो मेरे बाल ऐसे इतने ही झड़ रहे थे, थोड़े थोड़े। तो मैंने सोचा, मैंने चलो अच्छा मेरे बाल तो नहीं झड़ेंगे। तो मैं तो बहुत खुश थी, मेरे भाई को सबको बोला मेरे बाल नहीं झड़ रहे। तो बोला अच्छा है तेरे बाल नहीं झड़ेंगे, तो मैं खुश थी। पर जैसे ही थोड़े दिन ज्यादा हुए तो मैं बाल बनाऊं तो मेरे इतने इतने बाल नीचे गिर जाए। तो मेरी बेटी थी, वो देखती थी ना, वो घबराहट, थोड़ी वो नर्वस हो जाती थी कि मम्मी देख तेरे बाल कितने सारे निकल गए। फिर मैंने सोचा अब ये मैं डेली ऐसे देखूंगी कि मेरे इतने बाल नीचे झड़ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ना घर पे मैंने सैलून वाले भैया को बुलाया और मेरे सारे बाल मैंने निकलवा दिए। फर्स्ट कीमो में ही मैंने निकलवा दिए थे। करेक्ट, तो पहले कीमो में ही पूरे बाल झड़ जाते हैं। हाँ। दैट्स ट्रू। जब आप पूरे बाल झड़वा लिए, फैमिली का रिएक्शन कैसा था? नहीं, मम्मी मेरी रोने लगी थी। मेरी मम्मी, क्योंकि मेरे बेटी डर बाल गई थी क्या कि हाँ। मम्मी अलग दिख रही है अभी? नहीं नहीं, बाल मेरी बेटी सबसे ज्यादा मुझे हिम्मत उसी से मिली है, क्योंकि वो हमेशा जब मेरे बाल नहीं थे तब भी मुझे वो यही बोलती थी कि मम्मी तू बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं बहुत खुश थी और मैं नर्वस इसीलिए नहीं हुई थी, क्योंकि उसने मुझे एक्सेप्ट किया था कि अब मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल नहीं है तो वो मेरे क्या सोचेगी मेरे बारे में, कि वो डरेगी मुझसे, मेरे पास नहीं आएगी। बट उसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया, बोले मम्मी तू बहुत अच्छी लगती है, कोई बात नहीं। तो वो आज के ज़माने की नई फैशन की है, और ऐसा नहीं, बट हमेशा ये सब चीज़ें एक्चुअली आई थिंक अपने आप को एक्सेप्ट करना इजी है, परंतु अपने आप को दूसरों की नज़र में एक्सेप्ट करवाना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क Difficult रहता है, क्योंकि समाज क्या बोलेगा, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, मेरे हस्बैंड क्या बोलेंगे, मेरे रिलेटिव्स कैसे क्या बोलेंगे। तो वो सब चीज़ें किसी के भी माइंड में ज़्यादा चलती है, एंड आई थिंक दैट इज़ मोर डिस्टर्बिंग। बट यू आर थैंकफुल, आपको इतनी लवली डॉटर है जो 5 साल की उम्र में भी समझ पाई, और उसने इतना सपोर्ट किया उसकी मदर को कि आई थिंक शी मस्ट बी द पिलर ऑफ योर Yes. स्ट्रेंथ। तो ये ही चीज है कि एज ए सोसाइटी हमको सपोर्ट देना है, ठीक है? किसी के भी बाल झड़ गए, ऐसा नहीं कि उनको वीक पहनने का जरूरत है, परंतु वो जैसे भी है, इट्स नॉट द एक्सटर्नल अपीयरेंस की जो किसी पेशेंट्स को, किसी व्यक्ति को डिफाइन करेगा। इट इज ऑलवेज अबाउट निकिता वैसी की वैसी ही रहने वाली है, वो बात भी वैसा ही करने वाली है, वो वैसे ही सोचने वाली है, उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है। इट्स जस्ट द बाल नहीं है, और फिर से इट्स नॉट टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट लॉस कि भाई वो बहुत ही कम टाइम के लिए नहीं है। तो हमेशा अगर कभी भी एज ए सोसाइटी अपने आसपास में कोई ऐसे व्यक्ति को देखे, रेदर देन कि उनको हम अशेम्ड फीलिंग कराए, हम उनको सपोर्ट कराने चाहिए कि यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, आई वुड से, एंड यू आर फाइटिंग इट वेरी वेल, एंड वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। ठीक है, मैंने एक्चुअली हमारे पेशेंट्स में मोटिवेशंस देखे हैं कि पूरा घर मुंडन करा देता है सो दैट उनको अकेले को ऐसा नहीं लगे कि भाई मेरे बाल क्यों नहीं है। पूरा फैमिली ऐसा जाके तिरुपति में देके बालों का दान देके आता है। सो दैट्स अगेन अ वेरी वेलकमिंग स्टेप। ओके, तो कितने दिन लगे, कितने टाइम लगे टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एज कि भाई निकिता ऐसी ही दिखेगी इतने महीनों तक? हाँ, वो तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा अभी दिखना ही था ऐसा, क्योंकि कीमो लगेंगे तो बाल थोड़े थोड़े ऐसे आते भी थे, फिर कीमो लगने के बाद सारे बाल मेरे झड़ जाते थे वापिस से। तो अभी मैं, जब मेरा सर्जरी हुआ, मुझे दिसंबर से मुझे कीमो लगे थे, जुलाई तक मेरे बाल आए ही नहीं थे। जुलाई के बाद मेरे बाल आने चालू हो गए थे। तो देखिए कितने अभी मेरे बाल भी आ गए। जुलाई, अगस्त, सितंबर 2 महीने हुए हैं, और आप देख बाल आ सकते हैं गए कितने अच्छे मेरे। बाल। Hopefully another 3-4 months she will again have a very beautiful long और किसी hair. ने मुझे, मेरे पड़ोस में या मेरे फैमिली में भी किसी ने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि तू सर पे कुछ ढक के ऐसे रख के ऐसे घूम, ऐसा कुछ भी नहीं। सब बोलते तू टेंशन मत ले, तू ऐसे ही रहे, तू अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। कीमोथेरापी के दौरान आपका घर पे सारी चीजें आना जाना, लेके जाना, खाना पाना बनाना, बिकॉज थोड़ा वीकनेस था आपको, विजन में प्रॉब्लम आ रहे थे, वैसे कैसे मैनेज कर रहे थे? मैं तो, मेरी जब मुझे ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था तो मेरी मम्मी ने मुझे वहाँ पे बुला लिया था, तो मैं मेरी मम्मी के घर ही थी। पर मैं रेगुलर काम, मेरा रूटीन काम मैंने सब किया है।
खाली मुझे मैंने 10 दिन तक मैं नहीं कर पाती थी। मेरी तबीयत बहुत, मेरा बॉडी भी और वीक है करेक्ट। तो मैं थोड़ी, मुझे वो प्रॉब्लम पड़ती थी। फिर 10 दिन के बाद मेरी बेटी को मैं स्कूल लेने भी जाती थी, छोड़ने, सब मैं करती थी। उसको लेने जाऊं, छोड़ने जाऊं, उसका होमवर्क सब मैं करवाती थी। घर में मम्मी को भी रसोई का काम हो वो सब मैं करती थी। सो अगेन कीमोथेरापी के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हमेशा रेस्ट करना है। हाँ। आप अपना रूटीन लाइफ जी सकते हैं। आपको लिसन टू योर बॉडी, आई वुड से। कभी कभी अपना बॉडी बोलता है कि भाई मैं आज थक गई हूँ, मैं थोड़ी वीकनेस फील कर रही हूँ, आप आराम करिए, बट बाकी के टाइम पे आप अपना रूटीन करिए। आप जितना अपना रूटीन में अपने आप को एंगेज रखेंगी, आपको वो नेगेटिव थॉट्स भी नहीं नहीं आएंगे। आएंगे। और यू विल जस्ट गो थ्रू इट वेरी नाइसली। वो टाइम कहाँ चला जाएगा, 3 महीने 4 महीने, वो और आप जब वो कोई आपके घर, आप रूटीन काम जो भी करते तो आपको ऐसा फील भी नहीं होता है कि आप बीमार हैं। आप पेशेंट जैसा आप फील ही पेशेंट नहीं होता है। जैसे आपको सब बोले तू सो जा, तू आराम कर। मेरी मम्मी ही थे, बोले तू आराम कर, तू आराम कर। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे कुछ काम करने दो, मैं कुछ करूंगी तो मेरा माइंड भी उसमें रहेगा। तो मैं ऐसे अकेली बैठी रहूंगी तो मेरे दिमाग में यही चलेगा कि Correct. अब क्या होगा, आगे क्या होगा। मैं बस, मेरा दिमाग यही सोच रहा था। फिर मैं ना ऐसे अपने घर के काम में ही मैंने खुद को लगा रखा था। करेक्ट। सो जो भी आपको पसंद है, कुछ हॉबीज वगैरह है, हाँ। किसी को अपना रूटीन वर्क है, वर्क फ्रॉम होम्स करते हैं आजकल लोग, तो कहीं पे भी अपने माइंड को एंगेज करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वे। उसके बाद में कीमोथेरापी के बाद में आपको क्या रेडिएशंस वगैरह कुछ? मुझे 20 रेडिएशन दिए हैं। ओके। सो रेडिएशन का प्रोसेस कैसा रहता है? रेडिएशन में तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो कीमो से तो बहुत अच्छा है। खाली स्किन में थोड़ा जो वहाँ पे है वो ब्लैक हो जाती है, और कुछ महीनों बाद वो स्किन फिर से अच्छी हो जाती है। वो पूरी जो ब्लैक स्किन होती है वो निकल जाती है और फिर नई स्किन वहाँ पे आ जाती है। तो उस टाइम पे आप अच्छे से प्रॉपर नहा सकते हैं या फिर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि वो पार्ट पे हाँ, पानी वहाँ नहीं पे क्या है जाना? कि वो जब हमें रेडिएशन देते हैं डॉक्टर, तो वहाँ पे कुछ निशान लगाते हैं हमें। तो उसके लिए हमें बोलते हैं कि वहाँ पे आप साबुन, क्रीम, कुछ भी वहाँ पे आप मत लगाना, क्योंकि वो डेली तो निशान नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो बोलते हैं कि जितने दिन आपके सेक चले, आप जहाँ पे निशान नहीं है वहां से आप नहा सकते हो, पर जहाँ निशान लगे हैं वहां पे आप पानी लगाओ। करेक्ट। तो रेडिएशन हमेशा एक प्लानिंग रहता है जिसमें कौन से पार्ट को कितना रेडिएशंस देना वो डॉक्टर डिसाइड करता है। उसके लिए जस्ट थोड़े निशान्स लेते हैं, उसका एक मास्क प्रिपेयर करते हैं जो रेडिएशन के टाइम पे आपको पहनाते हैं। और हमेशा रेडिएशन 5 या 10 मिनट का रहता है। आपको डेली जाना रहता है, एक बार जाके रेडिएशन लेके वापस आ जाते हैं। और जस्ट एक ही ख्याल रखना रहता है कि जो मार्किंग्स करे हैं वो हाँ, निकलने वो नहीं निकलने चाहिए। नहीं चाहिए। बाकी हर एक चीज आप नॉर्मली कर सकते हैं। तो अभी ट्रीटमेंट खत्म हो गया, उसके बाद आप जब चेकअप के लिए गए, वो निकिता और जब पहले दिन निकिता को पता चला था कि भाई मुझे कैंसर है, क्या डिफरेंस है दोनों निकिता में? पहले तो मैं इतनी, जैसे कोई भी कॉन्फिडेंस तो मेरे में पहले से ही है। हम स्कूल में पढ़ते थे तब से मैं ऐसी ही हूँ, और कोई भी प्रॉब्लम से मैं पीछे हट मैंने कभी भी नहीं किया है। पहले भी मैं वही थी, और आज थोड़ी ज्यादा मुझ में हिम्मत आ गई है कि जैसे मैंने इतनी बड़ी बीमारी को मैंने हरा दिया है, तो वो मेरे में कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ गया है। और उससे ज्यादा द बेस्ट एग्जांपल इज कि आप आज यहाँ पे हो कि आपके जैसी दूसरी लेडीज की, जी आप पहले खुद के बारे में सोच के इतना रोना आया होगा, आज दूसरों के रोने को आंसू पोंछने के लिए यू आर हियर विथ अस। तो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट यू गेट। आप अपनी तरफ से कैंसर पेशेंट्स को या उनके रिलेटिव्स को कुछ मैसेज देना चाहे तो? मैं तो इतना ही बताना चाहूंगी कि हम जो हाउसवाइफ है वो हमारा खुद का हम ध्यान नहीं रखते हैं। हम अवॉइड करते हैं सब कि घर के मुझे कुछ नहीं होगा, हमें कुछ बुखार आया तो हम नॉर्मली पैरासीटामोल लेके वो जाने देते हैं। मेरे ही घर में है, मुझे ये कैंसर हुआ, मेरे घर के अंदर मेरे दूर के 2-3 रिश्तेदार थे, तो मेरे बाद उन्होंने भी चेकअप करवाया। बोले कि निकिता को ऐसा हुआ है, तो वो तो खाली यहाँ पे दर्द ले, डॉक्टर को बोला कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो वो वहां पे बताने गए और उसमें से उनको 3rd स्टेज का कैंसर आया। और ये चीज बहुत सही उन्होंने बोला। एंड फीमेल्स जैसे मैंने बोला, एंड स्पेसिफिकली द हाउसवाइफ्स कि जो इतना बाहर नहीं जाती है, उतना अवेयर नहीं रहती है, एंड अपने घर के माहौल में ही दे आर वेरी हैप्पी। बट खुद की अगर आप स्ट्रांग नहीं हो, अगर आप हेल्दी नहीं हो, आपका परिवार हेल्दी नहीं बन सकता है। तो पहले अपना खुद का ध्यान रखो।
और सिर्फ कैंसर के बारे में मैं नहीं बोलूंगी, बीपी, शुगर, बहुत सारे कॉमन बीमारियां रहती है जो फीमेल्स बहुत टाइम तक अवॉइड करती है और फिर वो इनक्योरेबल स्टेज में पहुंच जाती है। राइट। तो पहले खुद का ध्यान रखो, फिर फैमिली का ध्यान रखो, फिर समाज का ध्यान रखो। अगर आप स्वस्थ है तो आपका फैमिली स्वस्थ रहेगा और पूरा समाज स्वस्थ होगा। वो ही निकिता जी हमको बता रही है। और आपको ये लगता है कि पहले अर्ली स्टेजेस में आपका कैंसर डिटेक्ट हो गया, भगवान की कृपा हो गई, एंड अगर यही चीज तीसरे या चौथे स्टेज में होता होगा तो क्या डिफरेंस हो जाता आपके फैमिली पैरामीटर्स में, आपके खुद के पैरामीटर्स में? होना तो ऐसा ही था क्योंकि जब मुझे ये दर्द हो रहा था तो मेरी मम्मी की फ्रेंड है, उनको, मेरी मम्मी को पता चला कि मेरी फ्रेंड को कैंसर हुआ है, मेरी मम्मी की फ्रेंड। तो मम्मी को मैंने बात की, मैंने बोला, और उसी दिन मैं मम्मी के घर गई थी। मम्मी को मैंने बोला, मम्मी मेरे को ये ऐसा दर्द हो रहा है, नॉर्मल में बैठी हूँ तो भी मेरे को ऐसे पेन हो रहा है। तो उस मम्मी को क्या डर लगा कि मेरी सहेली को ऐसा हुआ है तो ये निकिता को। और मैंने क्या सोचा था कि तभी गर्मी थी तो मैंने सोचा अभी दिवाली टाइम में थोड़ी ठंडी होगी ना तो मैं तभी अपनी सर्जरी करवाऊंगी। तो ये तो अच्छा था कि मेरे मम्मी मुझे हॉस्पिटल लेके गए और मुझे पता चला और मेरी ये ट्रीटमेंट इतनी जल्दी हो गई, वरना तो मेरा स्टेज आगे बढ़ ही जाता। और आपके ट्रीटमेंट के टाइम पे आप दूसरे पेशेंट्स को भी मिले होंगे, जैसे हाँ। कीमो के लिए जाते होंगे, उनके कुछ स्टोरीज सुने होंगे, तो कभी ऐसा लगता होगा चलो मैं बच गई इससे? नहीं, राइट। ऐसा कुछ कि भाई हाँ, वैसे तो मुझे बहुत सारी वहाँ पे लेडी मिलती थी और सारे जो आंटी मुझे वहाँ पे मिलते थे तो वो मुझसे तो बड़ी एज के ही थे सारे। तो सब मुझे यही बोले कि अरे तू इतनी छोटी है, तुझे कैंसर हो गया, तुझे इतनी छोटी है। और फिर वो अपनी भी स्टोरी बताते कि मैंने ऐसे ध्यान नहीं दिया, उनका तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज। तो मैंने बोला आपको पता नहीं चलता था? तो बोले कि नहीं मुझे ऐसा तो होता था पर कौन करे ऐसा, कौन करेगा बस क्यों यही करेंगे? सोच के हम जो हाउस वाइफ है ना वो अपना जो शरीर का ध्यान नहीं रखते। तो पहले आप, मैं इतना ही कहना चाहूंगी इसमें कि आप अपना खुद का भी ध्यान रखो, परिवार का। तो आप सही होगे, आप स्वस्थ होगे तो परिवार भी पीछे स्वस्थ ही रहेगा। तो रेगुलर आप अपना स्क्रीनिंग भी करवाओ, डॉक्टर के पास जाओ। और एक थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपने इंडियन कंटेक्स्ट में रहता है कि जब भी कैंसर का बीमारी आता है सबको ऐसा लगता है बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट रहता है, ये सब चीज़ें। आपको ऐसा लगा कि बहुत महंगा ट्रीटमेंट है? कितना रफ एस्टिमेट कॉस्ट हुआ होगा और कैसे मैनेज किया आपने वैसा? क्योंकि आप हाउस वाइफ है तो हाँ। ऑब्वियसली आपके सेविंग्स नहीं रहते खुद के। नहीं, वो राइट है। हमने जो अभी आयुष्मान कार्ड आता है, मेरी जब ट्रीटमेंट चालू हुई थी तब डॉक्टर ने मुझे वो सजेस्ट किया था कि आप वो निकलवा लो। फिर मेरी ट्रीटमेंट उसी में हुई थी। हाँ, कुछ रिपोर्ट्स मैंने करवाए थे, उसमें जो भी हुआ था, पर सारी ट्रीटमेंट मेरी उसी में हुई थी। उसमें ही पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई। तो जैसे हम सबको पता है आयुष्मान जो भारत योजना है जो हमेशा 5 लाख तक का एक हाँ, लिमिट लेती है, 10 लाख तक का लिमिट है। हाँ। तो 5 लाख खत्म हो जाता फिर भी 5 लाख फिर से दूसरी बार ऐड कर इंक्लूड सकते कर हैं। सकते हैं। 10 Correct. लाख तक का लिमिट और इनका ट्रीटमेंट उसमें ही कंप्लीट हो गया, मतलब इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट। जैसे अपन अगर आपको कभी किसी को हार्ट अटैक आया, उसका स्टेंट लगवाने गए या कुछ लगवाने गए, 3-4 लाख आराम से हो जाता है। पूरा कैंसर ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग सर्जरी, कीमोथेरापी एंड रेडिएशन थेरापी उनका वो ही स्कीम में हो गया। तो डरिए मत, ठीक है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, बहुत सारी संस्थाएं रहती है जो ऐसे कैंसर पेशेंट्स को फाइनेंशियली हेल्प करती है। एंड बहुत सारे लोग रहते हैं कि जो दूसरे सपोर्ट्स देते हैं। कुछ लोग उनको स्पेसिफिकली कैंसर पेशेंट्स को आगे जाके रिहेबिलिटेशन करके उनको जॉब्स देने में सहाय करते हैं। सो प्लीज रीच आउट, ठीक है? अगर आपको कोई भी शंका कुशंका कुछ भी है, आपके डॉक्टर से डिस्कस करिए, सोशल वर्कर से डिस्कस करिए और बैठिए मत, ट्रीटमेंट कराइए, ठीक है? क्योंकि जब अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे तो वो बहुत कम खर्चे में हो जाएगी। अगर आप मुझे पूछेंगे, अगर ये ही पेशेंट अगर 4th स्टेज में कैंसर में आता है, वो इनक्योरेबल कैंसर रहता है, इनका ट्रीटमेंट स्टॉप हो गया, खत्म हो गया। परंतु अगर वो 4th स्टेज में होता, उनका ट्रीटमेंट लाइफ टाइम चलता और ये जो खर्चा है 5 लाख 7 लाख का, वो ऑलमोस्ट 5-6 गुना बढ़ जाता है, ठीक है? तो कोई भी है, छोटी से छोटी बीमारी को जांच में लाइए, पकड़ में लाइए और वो ट्रीटमेंट कराइए। स्पेसिफिकली इनसे बात करने के बाद मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट नोट आउट करना चाहूंगी, इज द यंग ब्रेस्ट कैंसर। कि आजकल वर्ल्ड में और इंडिया में यंग ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन हो रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
ब्राका रिलेटेड कैंसर, जिसको हम ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन जीन बोलते हैं, उसके रिलेटेड कैंसर्स रहते हैं। सो कोई भी गड्ढा है, कुछ भी है, उसको एक बार जांच करिए और उनको एक डॉक्टर से एटलीस्ट मिलिए। अगर कैंसर आ रहा है तो उससे डरिए मत, उससे लड़िए। कैंसर इज नॉट एट ऑल कैंसर। कैंसर का मतलब कैंसर नहीं है। आप उससे ट्रीटमेंट करा के उससे जीत सकते हैं, उससे लंबे टाइम तक अपना नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडिएशन, सब चीजें ज्यादा इतनी प्रॉब्लमेटिक नहीं रहती है। थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स रहते हैं, परंतु वो मैनेजेबल होते हैं और वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। तो आइए हम सब मिलके ना ही कैंसर पेशेंट्स को, उनके रिलेटिव्स को और सब लोगों को सपोर्ट करें, क्योंकि अगर हमको एक स्वस्थ सोसाइटी चाहिए तो ये इनिशिएटिव सिर्फ मेरे, इनके और हम सब के लिए नहीं है। जो भी है, कैंसर स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 25 साल के बाद में हर एक लड़की को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। 50 साल के बाद में हर एक लेडी को एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक मैमोग्राम का टेस्ट करवाना चाहिए। ये रूटीन स्क्रीनिंग टेक्निक्स है। अगर आपके फैमिली में लॉन्ग कैंसर हिस्ट्री है या ब्राका जीन पॉजिटिव है, उनको कैंसर स्क्रीनिंग 30 इयर्स की एज से ही शुरू करना चाहिए, और ना कि सिर्फ फीमेल्स को। अगर ब्राका का हिस्ट्री है तो मेल्स को भी, मतलब आपके घर के पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर आने का चांसेस हो सकता है। तो जो भी है ये चीजें फॉलो कीजिए और जल्दी से जल्दी अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट करने को ट्राई कीजिए, जिससे आपका ट्रीटमेंट अच्छे से हो पाएगा, बहुत अच्छा क्योर रेट से हो जाएगा। इसके अलावा बहुत मिथ्स रहती है कि ये खाने से कैंसर होता है, वो खाने से कैंसर होता है, ये जूस पी लिए तो पूरा कैंसर मिट जाएगा। ये सब लोभावनी जाहिरातों से या फिर उससे आप थोड़ा दूर रहिए। कुछ भी करने से पहले एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये कैंसर है। ठीक है, अगर आप इतना ही टाइम वेस्ट करेंगे, वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाएगा जहां से आप वापस नहीं ला सकते हैं। तो ऐसी सब चीजों में मत फंसिए। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज आप सबको ये ही एक विनंती है कि मैक्सिमम जो भी कैंसर अवेयरनेस है आपके आजू बाजू के लोगों में फैलाइए। इससे अगर आपको कुछ भी नॉलेज मिला है, प्लीज शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली। आपके घर में जो भी आपकी माता है, बहन है, या फिर डॉटर है, आपके फ्रेंड्स है, कुछ भी नहीं, आपकी काम वाली बाई है, उसको भी जाके बताइए कि ये चीजें कितने इंपॉर्टेंट है और कैसे करनी चाहिए। कैंसर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज अ वेरी इजी प्रोसेस। आप कभी भी गूगल करके सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन स्टेप्स ऐसा गूगल कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरे स्टेप्स मिल जाएंगे। इट इज अ वेरी इजी। हर महीने को एक बार आपकी बर्थ डेट के दिन पे वो चेकअप जरूर से करिए। इसमें कोई डॉक्टर के पास जाने का जरूरत नहीं है। एंड आज निकिता जी ने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, और हम बोलते हैं कि हम डॉक्टर्स का स्ट्रेंथ हमारे पेशेंट से आता है, जो कि इतना स्ट्रांगली कैंसर से साथ लड़ते ही नहीं, उससे जीतते भी है और एक मिसाल बनाते हैं कि दूसरे पेशेंट्स मोटिवेट हो जाए। थैंक यू सो मच निकिता जी। थैंक यू। थैंक यू।